आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आपने रेंट पे दी हुई है और वहाँ से मंथली रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो आपने टैक्स रिटर्न किस तरीके से फाइल करनी है। 24% तक जो टैक्स की सेविंग है हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे वर्किंग करके किस तरीके से रेंट को कैलकुलेट करके हमने आईआरएस के ऊपर रिपोर्ट करना है। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो रेंट के सैलरी के हवाले से हम लेक्चर देख चुके थे कि हमने सैलरी की टैक्स रिटर्न किस तरीके से फाइल करनी है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि अगर आप रेंटल इनकम रिसीव कर रहे हैं तो आपने उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। उसी तरीके से मैं दोबारा एक्सेल की फ़ाइल पे आऊँगा, क्योंकि मेरी हमेशा से ये सजेशन रही है कि ग्राउंड से वर्किंग होनी चाहिए, बेसिस से वर्किंग होनी चाहिए। जहाँ से डाटा आ रहा है वहीं से ही हमें कैच करना चाहिए डाटा को। कहीं जगह पे किसी भी जगह पे फिगर्स को पंच नहीं करना चाहिए, हवा में फिगर नहीं होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से जो फिगर है वो इनिशिएट हो रही है। तो मैं दोबारा वही रिपीट करता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट अपनी लें, बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर रिकनसाइल करें। अगर आपको रेंट मंथली बैंक में रिसीव हो रहा है, कैश में आ रहा है, जिस तरीके से भी आ रहा है, उसको प्रॉपर उसकी एक मंथली एक समरी बना लें। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक मंथली समरी बनाई है कि 1 लाख आपका रेंट है, आपका टैक्स डिडक्ट नहीं हो रहा। हालांकि विदहोल्डिंग एजेंट के तौर पर अगर आपने किसी ऑफिस वगैरह को, कंपनी को टैक्स बिल्डिंग दी हुई है तो वो आपका टैक्स भी काटते हैं, लेकिन हो सकता है आपने किसी इंडिविजुअल को दी हो। एनीवेज ये इससे रेलिवेंट इस वजह से ज़्यादा नहीं है कि जो भी टैक्स यहाँ पे डिडक्ट होगा ये सारे का सारा एडजस्टेबल टैक्स होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर एक वर्किंग बना लें, अपनी फाइल बनाएं कि आपका मंथली रेंट कितना है, उसको अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करें। यहाँ पे आप देखें तो बैंक स्टेटमेंट आ रही है, ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना डेबिट किया। क्रेडिट 1.2 मिलियन आपको रेंट रिसीव हुआ, 5,28,000 आपने विड्रा करवाया, बाकी आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 7,11,000 रुपये। ज़रूरी नहीं है कि आपके बैंक में सिर्फ रेंट इनकम ही आए। अभी हम आज के टॉपिक में सिर्फ यही देखेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ जो इनकम ले रहे हैं वो रेंट की ले रहे हैं। तो अगर आपके बैंक में कुछ और ट्रांजेक्शन भी आ रही हैं तो आप उसको भी रिकनसाइल कर लें, जो भी आपकी इनकम आ रही है। लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो प्रॉपर बैंक के अंदर उसको एक एक एंट्री को रिकनसाइल करें। एक्सेल आता है तो सही है, नहीं आता फिर भी कहीं ना कहीं फिगर को इस तरीके से लाजमी पंच करके लिख लें। किसी पेज पे लिखने के बाद यहाँ पे लिख लें, इस फाइल को सेव कर लें ताकि फ्यूचर में आपको इसका बेनिफिट मिलता रहे। उसके बाद हम आते हैं कि जी रेंट में जब आप रेंट रिसीव करते हैं तो हमें कुछ डिडक्शन भी अवेलेबल है। डिडक्शन कौन कौन सी अवेलेबल है? सबसे पहले तो है रूल के लॉ के मुताबिक पहली डिडक्शन है कि आप जो है वो 1/5 ऑफ रेंट जो है वो बिल्डिंग फॉर रिपेयर मेंटेनेंस की फॉर्म में हमें अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम दोबारा आते हैं इसी शीट पे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका रेंट हमारा आ रहा है 1.2 मिलियन, तो इसका 20% लें तो 2,40,000 रुपये बनता है। ये बाय डिफॉल्ट लॉ ने हमें कह दिया है कि इसका जो 20% है ना टोटल अमाउंट का, वो आपको अलाउ है रिपेयर एंड मेंटेनेंस की फॉर्म में। मतलब 1 लाख रेंट है तो उसका 20% अगर आप लेंगे तो 20,000 है, तो आपका जो रेंट होगा वो 80,000 रुपये टैक्सीबल होगा। अब टैक्सीबल कैसे होगा कि अगर आपका रेंट जो है वो 3 लाख से ऊपर होगा एनुअल तो हमने टैक्स देना है। अब 3 लाख को अगर आप डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 12, तो पर मंथ अगर रेंट 25,000 से ज़्यादा होगा तो वो टैक्सीबल होगा। वो स्लैब रेट है 3 लाख से 6 लाख तक 5% है, फिर 6 लाख से 20 लाख तक 10% है, डिफरेंट स्लैब रेट है। अभी हम देख भी लेते हैं डिटेल में। अभी पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें डिडक्शन कौन कौन सी अलाउ है, एक्सपेंस कौन कौन सा अलाउ है। उसके बाद आता है इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर ड्यूरिंग द पीरियड कोई आपने उस बिल्डिंग का इंश्योरेंस पे किया है तो वो आपके लिए डिडक्शन है। फॉर एग्जाम्पल 20,000 आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है तो ये भी आपके लिए एक्सपेंस है, आप उस इनकम से माइनस करेंगे। अगर आपने कोई प्रीमियम पे किया है तो वो भी माइनस हो जाएगा, ये भी अलाउबल एक्सपेंस है। उसके बाद आता है कि लोकल जो टैक्स आपने पे किया होगा, जो कोई प्रॉपर्टी टैक्स है अगर आपने बिल्डिंग से रिलेटेड है तो वो भी यहाँ पे लेट से 30,000 आपका टैक्स है प्रॉपर्टी का, तो वो भी माइनस हो जाएगा। कोई आपने बंदा रखा हुआ है, बिल्डिंग ज़्यादा है, रेंट कलेक्ट करता है, उसको आप सैलरी देते हैं, कोई आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं जो कि वो भी सारे के सारे अलाउबल हैं। लेकिन ये ऑब्वियसली एक उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वाकई आपका रेंट, फॉर एग्जांपल एक आपकी बिल्डिंग है जिसका रेंट 1 लाख है और आप कहें कि मैंने वहाँ पे 20,000 का बंदा रखा हुआ है, तो वो इस तरीके से नहीं, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि वाकई ही आप उसको पैसे जो हैं ये लोकल रेंट की जो कलेक्शन के पैसे एक्सपेंडिचर्स हैं ये वाकई हमें प्रूव करने पड़ेंगे। कोई ट्रैवलिंग हो सकता है, कुछ भी है, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग्स हैं जहाँ से रेंट आता है तो वहाँ पे पूरी एक टीम होती है तो उनकी सैलरी यहाँ से माइनस होगी। कोई लीगल सब्सिडी चार्जेस हैं, कोई आपने फॉर एग्जांपल कोई भी कोर्ट का केस था, कोई स्टे ऑर्डर था, कोई लॉयर के थ्रू कोई आपने पेमेंट की है तो वो माइनस होगा। कोई आपने बिल्डिंग जब रेंट पे दी है तो एग्रीमेंट किया है, कोई पुलिस जो चार्जेस हैं रजिस्टर्ड करवाने के एग्रीमेंट के, वो जो भी हो सकते हैं वो आप माइनस करेंगे। इसके अलावा कोई और अदर डिडक्शन आती है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन वो जस्टिफाइड अवेलेबल
हो, उसको प्रूव हम कर सकते हो, तो वो सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ से माइनस होंगे। अब हम आते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। 1.2 मिलियन जो है इनका टोटल रेंट है, 2,40,000 रुपये अगर हम देखें तो हमारे पास अलाउबल है 20% रिपेयर एंड मेंटेनेंस की फॉर्म में। लोकल रेंट जो है वो चार्जेस हैं वो आपके 50,000 प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये फिगर है जो मैंने रेड हाईलाइट की हुई है, ये 4% ऑफ टोटल जो अमाउंट है वो हमें अलाउबल है। अगर आप 1.2 मिलियन का 4% लें तो 48,000 रुपये बनता है। फिर लीगल चार्जेस हैं, कोई अगर आपने रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करवाया तो उसके चार्जेस आते हैं। अदर डिडक्शन है 1 लाख रुपया, तो 7,60,000 रुपया हमारा टोटल रेंट बनता है। इस 7,60,000 के ऊपर जो हमारा टैक्स बनता है, ये सारी फिगर आपने RS पे आप आना है, डिडक्शन के कॉलम में आए, डिडक्शन प्रॉपर्टी के कॉलम में, रिसीप्ट और डिडक्शन के कॉलम में आ जाएं। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन पंच करें, टोटल अमाउंट आपकी 7,60,000 रुपये आएगी। फिर ये लिखने के बाद टैक्स चार्जेबल के सेक्शन में चले जाएं, वहाँ पे कंप्यूटेशन पे आए और क्लिक करें तो यहाँ पे अमाउंट आ रही होगी 12,000 रुपया। तो ये झटका सिस्टम है चेक करने का कि आपका रेंट कितना बनता है। फिर तरीके से आप यहाँ पे लिख दें, वरना आपके पास स्लैब अवेलेबल है यहाँ के, इसके मुताबिक भी कैलकुलेट करेंगे तो वही अमाउंट आपके पास आ जाएगी। अब 12,000 रुपये आ गया। उसके बाद हम आते हैं वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर। हमारी ओपनिंग वेल्थ है 3.1 मिलियन, क्लोजिंग वेल्थ बनती है 3.3 मिलियन, तो 2,47,000 रुपये का तकरीबन इंक्रीज हुआ है। ये कैसे इंक्रीज हुआ है अभी हम देख लेते हैं। अब हम आते हैं वेल्थ रिकंसिलेशन के ऊपर। ये 2 डॉक्यूमेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका सारा डाटा ठीक होगा तो ये फिगर यहाँ पे रेड जो हाईलाइटेड है ये 0 होगी। ये कौन सी फिगर है कि जब आप कभी भी रिटर्न फाइल करते हैं तो अक्सर चीज़ें अगर ठीक ना हो तो अनरिकंसाइल अमाउंट यहाँ पे आ जाती है, जो कि यहाँ पे अभी आ भी रही है। ये कैसे ठीक करनी है, वन बाय वन इस चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सेक्शन है F कॉलम है, ये वेल्थ को बता रहा है कि ओपनिंग वेल्थ ये थी, क्लोजिंग ये है। 2,47,000 रुपये की आपकी वेल्थ इंक्रीज हुई है इस साल। कैसे इंक्रीज हुई है उसको देख लेते हैं। उसके बाद आता है ओपनिंग बैलेंस। ये पिछले साल से आया और ये बैलेंस हमने उठा लिया कि ओपनिंग कैश हमारे पास ये अवेलेबल था। अब आता है इनफ्लो। इनफ्लो कितना हुआ, रेंटल इनकम आई 7,60,000 रुपये की, सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो नेट इनकम है वो आपके पास शेयर आ गया 7,60,000 रुपये का। उसके बाद आता है एक्सपेंसेस 5,12,000 रुपये की। याद रखें ये एक्सपेंस आपके हैं जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, मतलब आपने प्रॉपर्टी के सारे एक्सपेंस प्रॉपर्टी इनकम से माइनस किए, जो प्रॉफिट आया वो आपने अपने अकाउंट में रिसीव किया या आपके अकाउंट में अवेलेबल था। अब आप पर्सनल एक्सपेंसेस कर रहे हैं, कोई अपने फैमिली के एक्सपेंसेस हैं, कोई आपके ज़ाती एक्सपेंसेस हैं जो उस इनकम से या प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है। अब हमने वो लिख दिए 7,12,000 रुपये, डिफरेंट तरह के एक्सपेंसेस आ रहे हैं और ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास 7,47,000 रुपये का नेट जो है वो बैलेंस आ गया, इनफ्लो आ गया। ये कैसे आया कि 5 लाख ओपनिंग था, 7,60,000 रुपये ऐड हुआ और 5,12,000 माइनस करने के बाद 7,47,000 रुपये का नेट इनफ्लो आता है। फिर हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। हम ये कहते हैं कि 7,47,000 का ब्रेकअप ये है कि 7,11,000 तो मेरे पास बैंक में पड़ा हुआ है, ये क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, ये बैंक के साथ मैच होना चाहिए। बाकी आपके पास 35,000 रुपया कुछ जो है वो कैश में आ रहा है। अब आते हैं वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। पिछले साल 2.6 मिलियन जो आपके पास बैलेंस था वो अब आपका क्या हुआ, सेम जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे आ गई, कोई सेल परचेज नहीं हुई, इसी प्रॉपर्टी से तो रेंट की इनकम आ रही है। कैश इन हैंड 35,000 रुपये आ गया, वो ये फिगर यहाँ से आ गई। और उसके बाद क्या आता है, कैश एट बैंक 7,11,000 रुपये से आ गया। अगर आप दोनों का डिफरेंस लें, 3.1 मिलियन ओपनिंग वेल्थ थी, 3.3 मिलियन क्लोजिंग है, तो 2,47,000 रुपये बनता है। ये आपका इस साल में इंक्रीज हुआ है। ये कैसे इंक्रीज हुआ कि आपका 7,60,000 रुपया रेंट के सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद प्रॉफिट था, उसमें से कुछ आपने जाती एक्सपेंस किए 5,12,000 रुपये के, तो 2,47,000 रुपये अभी भी आपके पास अवेलेबल है, जो कि आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है या कैश में है कुछ अमाउंट, और वो आपके पास कैरी हो गया अगले पीरियड के लिए। अब ये सारा डाटा जब आपने लिख लिया, ओके कर लिया, और याद रखें ये अमाउंट हमने जीरो करनी है। जैसे ही कोई फिगर आप सही नहीं लिखेंगे तो ये अमाउंट आपको बता देगा कि आपकी रिकंसिलेशन ठीक नहीं हो रही, रिटर्न सही फाइल नहीं होगी, डिफरेंस आएगा। तो इसलिए इस शीट के ऊपर काम करना बड़ा ज़रूरी है ताकि आप इजीली डाटे को मेंटेन कर सकें। उसके बाद क्या होगा, जैसे आप ये सारा काम कर लेंगे फिर आप आएंगे पर्सनल एक्सपेंसेस पे। तो मैं टोटल यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, आपने एक एक लिखना है जो आपके रेलिवेंट हेड हैं। फिर हम आते हैं पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटी के अंदर। तो यहाँ पे आके मैंने बिल्डिंग तो वही आ रही है पिछले साल की। अब जो टोटल अमाउंट है कैश की वो 7,47,000 रुपये की मैं यहाँ पे लिख दूंगा। कैश एंड बैंक बैलेंस आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कैश का कॉलम आ रहा है वहाँ पे लिख दें, ऊपर बैंक का कॉलम या नाम यहाँ पे ऐड कर दें, अकाउंट नंबर ऐड कर दें, ऐसे भी लिख लेंगे तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आते हैं रिकंसिलेशन ऑफ एसेट के अंदर। तो यहाँ पे आपके नॉर्मल टैक्स में आपने 7,60,000 रुपये लिख देना। ये कहाँ से आएगा, प्रॉपर्टी में दोबारा जाएँ, रिसीप्ट पे
क्लिक करें, 7,60,000 को कॉपी कीजिए, उसके बाद आके यहाँ पे रिकंसलेशन में आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। ये चूंकि नॉर्मल टैक्स है, ये आपने टैक्स पे करना होता है इस इनकम के ऊपर, तो नॉर्मल इनकम है, इस वजह से हमने नॉर्मल के ऊपर यहाँ पे लिख दिया। जब सारी चीज़ें आप ओके कर लेंगे तो यहाँ पे रिकंसाइल की जो रिकंसाइल की अमाउंट क्या है वो 0 आ रही है। अब आपने क्या करना है, अगर टैक्स डायरेक्ट हुआ है तो एडजस्टेबल में लिख दें, और अदरवाइज आप इसका PSID आपकी अमाउंट बता रहा है कि आपका 12,000 टैक्स बनता है, प्रीपेड PSID पे क्लिक कर दें, एक PSID जनरेट हो जाएगा, उसको पे कर दें, और कुछ टाइम 2 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद दोबारा आए, पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे रीलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ऑटो जो अमाउंट है यहाँ पे आ जाएगी। जब यहाँ पे आ जाएगी तो उसके बाद दोबारा आप डाटा पे आएँ, कैलकुलेटर पे प्रेस करें, वेरीफाई करें, अपनी जो पिन है वो यहाँ पे मेंशन कर दें। पिन को मेंशन करने के बाद जो है उसके बाद आप वेरीफाई करें, अपनी पिन को यहाँ पे मेंशन कर दें। मेंशन करने के बाद आप इसको सेव कीजिए और सबमिट कर दें, आपकी टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि सारे लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया कि रेंट में ऐसा नहीं है कि जो रेंट आप रिसीव कर रहे हैं उस रेंट के ऊपर सारे का सारा आपने टैक्स देना है। आपके पास कुछ डिडक्शन अवेलेबल है, वन बाई वन हमने सारी डिडक्शन यहाँ पे स्टडी कर ली। उसके बाद हमने देखा तो 20% तो हमें वैसे ही अलाउ है एज पर लॉ, और फिर 4% भरदर हमने देख लिया कि रेंट एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंसेस है वो भी हमें अलाउ है। तो अगर कुछ ना भी हो, बाकी ना भी हो, तो 24% तो आप माइनस कर ही सकते हैं, क्योंकि आपके कुछ अपने खर्चे भी हैं, आपने ट्रैवलिंग भी किया होगा रेंट कलेक्ट करने के लिए। अगर रेंट की अमाउंट ज़्यादा है, कोई बिल्डिंग है, तो आपने कोई बंदे भी रखे होंगे, लेकिन याद रखें ये मैक्सिमम फिगर 4% ऑफ टोटल अमाउंट हो सकती है रेंट की, इससे ज़्यादा आपको वो अलाउ नहीं करता। ये हम एग्जाम्पल में ऑलरेडी देख चुके हैं। सब कुछ करने के बाद एक्सेल पे आके हमने प्रॉपर वर्किंग की, बैंक के साथ मैच किया, मंथ वाइज समरी बनाई, कंप्यूटेशन की, अनरिकंसाइल अमाउंट को ओके किया, आईरिस पे डाटा चढ़ाया, उसके बाद पेमेंट की, वेरीफाई किया और रिटर्न को सबमिट कर दिया। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था जो कि था प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसके ऊपर हमने स्टडी किया, और इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।